नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और लोकसभा चुनावों से पहले रैलियों और चुनावी सभाओं का दौर लगातार जारी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार से पहले के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, उस वक्त कैराना और मुजफ्फरनगर से पलायन चालू हो गया था, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाकर जनता और सरकार ने पलायन को रोका, तो साथ ही गुंडों के आतंक को भी खत्म कर पलायन रुकने का काम हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस मौके पर रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया, और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। कि वो सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे सकती है, इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला अब तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए यह एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है, और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और कमेरों के लिए है, और हमारी जवाबदेही भी आपके लिए है। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना, मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक दोबारा अपील करता हूं, हमने और आपने तो बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपको और बड़ा दिल दिखाना होगा। दुष्यंत कुमार जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, सजे मंच पे हम लोग खड़े। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा के रण में पूरी तरह से उतर चुके हैं और जोर शोर से चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने आज बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं है, और यह हाल केवल आगरा या उत्तर प्रदेश का नहीं, समूचे देश का है। जनता जनार्दन फिर से तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देगी।
और पूरे देश के अंदर ये आवाज एक स्वर से गूंज रही है। क्या गांव हो, क्या शहर, क्या उत्तर हो, क्या दक्षिण, क्या पूरब हो या पश्चिम, हर ओर एक ही आवाज है। और वो आवाज है, कोई संदेह नहीं कि जो कुछ आवाज देश के अंदर या अपने आगरा में आप सुन रहे हैं, ये आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है। और यही कारण है जब यहां पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हम न केवल बदलते हुए भारत को देख रहे हैं बल्कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए भी देख रहे हैं। आपने देश और प्रदेश के परसेप्शन को बदलते हुए देखा है। यही भारत था, दुनिया में सम्मान नहीं था, और आज हर भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा, गर्व के साथ सीना तान करके वो बोलता है मैं भारत का निवासी हूं। तो सामने से जवाब आता है मोदी का भारत। मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है। और नहीं देखना है, अन्य जगह छोड़िए, विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्ष से किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव पर नजर रखने के लिए बीजेपी ने वॉर रूम तैयार किया है। बीजेपी ऑफिस से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक आपने सुना होगा कि युद्ध में सेनाओं के वार रूम बनाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर पार्टी कार्यालय के ऊपर वार रूम बना रखा है। वहां से पूरे उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग, पूरे उत्तर प्रदेश की हर परिस्थिति का जायजा वहां से लिया जाता है। तमाम पदाधिकारी वहां पर बिठा ले गए हैं और ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके बैठने के लिए मीडिया सेंटर बनाया जा रहा, ताकि जो चुनाव के समय तमाम जो देश विदेश की जो मीडिया की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की मीडिया यहाँ से लाइव की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की लगातार परिस्थिति को लेकर के तमाम जो उनके प्रत्याशी होंगे, नेता होंगे, यहाँ से मीडिया को ब्रीफिंग भी करेंगे। और अभी तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर लोकसभा चुनाव को देख रही है और हर परिस्थिति के लिए वो निपटने के तैयार है। वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और जीत का मंत्र दे रहे हैं, ताकि 2024 में जो सबसे बड़ा अब तक का लक्ष्य है कि 400 पार सीटें एनडीए की आए और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर देश में एक बार तीसरी बार मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से बना सकें। कैप्टन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बदायूं जिले के सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उनके सामने ही उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। तो वहीं भाजपा ने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हाथ मलते रहेंगे सपाई और टिकट पाएंगे चाचा और भाई।
सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया। अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। तो वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। इस कड़ी में अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। दरअसल बैरिकेड्स पर पुलिस अधिकारियों ने प्रत्याशी के समर्थकों को बाहर ही रोक दिया था, जिसके बाद समर्थकों की ओर से पुलिस का विरोध किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। बोले अब तू देवाय देव है मेरा इष्ट, उनकी टक्कर किससे होगी? 36 बिरादरी, सातों जात, हिंदू मुसलमान सभी की एकता के चिन्ह के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सातों जात से कौन लड़ेगा भैया? लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए। आप आज चौथी बार आप नामांकन, चौथी बार नहीं, 14वीं बार सांसद के लिए, 5वीं बार जब कर रहे हैं आप, तो अब आपके मुद्दे क्या रहेंगे? और दूसरा, आपकी टक्कर में कौन है? और जो यहाँ पर 36 हिंदू मुस्लिम सबका सम्मान, सबका विकास। बाराबंकी में बाइक को बचाने के चक्कर में एक स्कूल की बस पलट गई और इससे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 3 दर्जन बच्चे घायल भी हुए। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देवा फतेहपुर रोड पर एक बस, जो कि फरक्का स्कूल है सूरतगंज का फरक्का, वो अपने शैक्षणिक भ्रमण पे गई थी लखनऊ बच्चों के साथ और कुछ टीचर भी थे। वो जब वापस जा रही थी तो देवा से फतेहपुर के पास सगारपुर एक जगह है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आ गई। उस बाइक को बचाने के क्रम में वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं और 4 लोगों की मृत्यु अभी तक रिपोर्टेड है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल पर साधा निशाना। कहा वो केवल एक पेड कलाकार बीजेपी राम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही। प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर ने छात्र को रौंदा, हादसे में मासूम की मौत, चालक मौके से फरार। बाराबंकी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने कस्बे में किया पैदल मार्च। चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पैदल मार्च। सहपुरा जहाजपुर के जंगलों में लगी आग, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। थाना जाकलौन अंतर्गत वन क्षेत्र का मामला। वृंदावन में दंगल बना जंग का मैदान, चरित्र व्यायामशाला और रथ मेला कुश्ती दंगल समिति में अव्यवस्थाओं के चलते हंगामा, मारपीट का वीडियो आया सामने। मथुरा में बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी के यमुना पूजन के बाद हुआ हंगामा, कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। पत्रकार हेमा मालिनी से बात करने का कर रहे थे प्रयास। बस्ती में अज्ञात कारणों के चलते सीवान में लगी भयंकर आग, किसान का ट्रैक्टर और गन्ने की फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे थे बदमाश। कब्जे से देसी तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए 84 बूथों का निरीक्षण के लिए वाहन किए गए अधिकृत ARTO प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह ने दी जानकारी।
फतेहपुर में संदिग्ध हालत में मिला ऑपरेटर का शव। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जांच पड़ताल जारी। और चलिए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा सीट पर नया मोड़ सामने आया है। परिवर्तन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, मुकेश राठौर को बनाया उम्मीदवार। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक पूरे प्रदेश में 4 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं परिवर्तन समाज पार्टी की ओर से, और बदायूं में मुकेश राठौर को उम्मीदवार बनाया गया। मुकेश राठौर को बनाया है परिवर्तन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार। बदायूं लोकसभा सीट पर यह नया मोड़ देखने के लिए मिल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस समय सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, बीजेपी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। डॉक्टर महेश शर्मा ने दाखिल किया है नामांकन, और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधने का काम किया। डर से नोएडा सीट पर प्रत्याशी बदल रही है समाजवादी पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार ने जहां नामांकन दाखिल किया तो साथ ही साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। बीजेपी की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल किया है, और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ विधायक भी इस दौरान और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं महेश शर्मा के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।